हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। जैसे कि हम लोग 11th में पिछले क्लास में बात कर चुके थे, हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर एक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करके लेते हैं उस पर, जिससे पता चल जाए कैसे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला का, जब हम लोगों को क्या परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहे। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आज पढ़ेंगे। क्या कैलकुलेशन of empirical formula from percentage composition। परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग क्वेश्चन से अगर पहले एक चार्ट लिख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कौन कौन सा इधर एलिमेंट लिखेंगे, सिंबल है, जो एलिमेंट या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट रहेगा उसका सिंबल लिखेंगे। मान लीजिए एक्स वाई जेड जो है इसका सिंबल है। ठीक है, सिंबल हो जाएगा तो उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा वो लिख लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे जो भी दिया रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका एटॉमिक मास लिख लेंगे, एटॉमिक मास या उसका फार्मूला मास जो भी होगा वो लिख लेंगे। जब दोनों हम लोगों को पता हो जाएगा तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन और एटॉमिक मास का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो आएगा उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपलेस्ट नंबर उसका निकालेंगे और इस प्रकार हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला का ये सिंपलेस्ट नंबर आएगा वो एलिमेंट के सफिक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हम लोगों को क्या निकल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम लोगों को इतना स्टेप लेना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोगों को, एक पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड है जिसमें प्रत्येक का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड which contains हम लोगों को उसका दे दिया है परसेंटेज कंपोजिशन, विच कंटेंस हम लोगों को दे दिया है 26.6% पोटेशियम, और दूसरा दिया है हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन दिया है हम लोगों को 35.4% क्रोमियम, एंड हम लोगों को दिया है 38.1% ऑक्सीजन। ये हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन दिया है और कह रहा है फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग सेम स्टेप लेना है। तो देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, अब देखिए इसमें एलिमेंट 3 एलिमेंट है। कौन है, पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। अब देखिए इसका परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया है पोटेशियम का 26.6, फिर क्रोमियम का दे दिया है हम लोगों को 35.4%। अब हम लोगों को क्रोमियम का दे दिया है 38.1%। हम लोग सबको ऐड करेंगे, एक मिनट, 35.4, 38.26, 5, 6, 7। तो हम लोगों को ये परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया है और इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोगों को फाइंड करना है क्या, हम लोगों को
फाइंड करना है इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए इसका एटॉमिक मास का अगर बात किया जाए तो इसका 39 होता है, और इसका एटॉमिक मास का बात किया जाए तो 52 होता है, और इसका एटॉमिक मास का बात किया जाए तो 16 होता है। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। जब 26.6 बाई 39.1 से 39 से डिवाइड कीजिएगा तो हम लोगों को समथिंग आएगा। फिर उसी सिमिलरली 35.4 को हम लोगों को डिवाइड करना है 52 से। फिर हम लोग सिमिलरली डिवाइड करना है हम लोगों को क्या 38.1 को डिवाइड करना है हम लोगों को 16 से। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, देखिए इसका हम लोगों को 0 पॉइंट कैसे, तो ये 39 है और हम लोगों को 26 है तो 0 पॉइंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अति लेंगे तो 266 है और हम लोगों को नीचे 39 है, पॉइंट को हटा दीजिए 266 और नीचे हम लोगों को 39 है। अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर अराउंड 40 मान लेते हैं तो 46 जा क्या हो जाएगा हम लोगों को 46 जा 260 हम लोगों को 240 आएगा। तो हम लोगों को 6 और बच जाएगा हम लोगों को क्या 26 और फिर से सेम, तो हम लोगों को फिर से 26 और हम लोगों को 0 बच जाएगा। फिर से हम लोग लगा सकते हैं 6 से, ठीक है। तो ये हम लोगों को पॉइंट आएगा 066। इसको डिवाइड कीजिएगा अराउंड द सेम वैल्यू आएगा हम लोगों को। इसको भी डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, सेम ही वैल्यू आता है। जैसे इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे हम लोगों को 354 है और हम लोगों को डिवाइड करना है 52 से। तो 6 से डिवाइड, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को आ जाता है क्या, 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा लगभग आ जाएगा 264। लेकिन 5 से लगाते हैं तो हम लोग 6 से लगाएंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 300। फिर से बच जाएगा 54, हम लोगों को 0 देंगे। फिर से हम लोग लगा सकते हैं 540 है तो हम लोगों को 6 से ही लगा सकते हैं तो 0.66। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों को आ जा रहा है 2.32 और हम लोगों को बच जा रहा है 6 और 1। तो 2 पॉइंट हम लोगों को 61 मतलब 61, 2 5 जा 2 4 जा हम लोगों को आ जाएगा 2 4 जा 64, 6 4 जा 64 जा 64, 16 3 जा 48 और हम लोगों को फिर से बच जाएगा इधर 12 और 13 और 0। हम लोगों को 8 से आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसमें जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा क्या है 66 है, 0.66 को डिवाइड करना है 0.66 से। जो स्मॉलेस्ट होगा इस तीनों में, जो भी स्मॉलेस्ट होगा उससे सारे में डिवाइड करना है 0.66 बाई 0.66 और इसका आ जाएगा हम लोगों को 2.38 और बाई 0.66 हम लोगों को। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को बच जाएगा नीचे 66। और अगर इसको हम लोग 4 से लगाते हैं तो 4 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा 3 और 3 से अगर लगाते हैं तो हम लोगों को आ जाएगा क्या 6 3 जा 18 और 18 198 आ जाएगा। 198 हम लोगों को बच जाएगा क्या तो 40 पे 0 डालते हैं हम लोगों को आ जाएगा कि 40 बच जाएगा ना। तो 40 पे 0 डालेंगे तो हम लोगों को 400 हो जाएगा। 400 अगर 5 से लगाते हैं 65 जब 30 5 से लगा देते हैं तो 3.5 अराउंड आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को ये होल नंबर नहीं है तो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर, अब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो हम लोगों को देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, के का सामने में क्या सफिक्स में आ जाएगा 2 और सी आर के सफिक्स में भी 2 और ओ के सफिक्स में 7। यही हम लोगों को हो गया क्या
एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों को हो गया K2Cr2O7, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा उसके हेल्प से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का अगर बात किया जाए तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसका मतलब हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मीनिंग होता है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करना है हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए ऐसा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। वी हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन। क्या करना होगा, राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हम लोगों को लिखने आ गया तो सेकेंड पॉइंट में हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और तीसरा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोगों को ये ध्यान में अगर है तो इसके हेल्प से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, दूसरे स्टेप में हम लोगों को क्या आना चाहिए, हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग आना चाहिए, और तीसरे स्टेप में हम लोगों को आना चाहिए मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों को क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों को जब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों को सबसे पहले रिएक्शन लिखने के लिए हम लोगों को केमिकल रिएक्शन अगर किसी के लिए लिखना हो तो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं रिएक्टेंट और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हम लोगों को दो बात पता हो गई। अब हम लोगों को इसके बाद हम लोगों को ये पता होना चाहिए जो फॉर्मूला क्या है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। हम लोगों को अब इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, और हम लोगों को फिर ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोगों को क्या दे रहा है, तो हम लोगों को वाटर दे रहा है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पता होना चाहिए। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहला बात फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला जब पता होगा तो हम लोग उसमें फॉर्मूला जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता हो जाएगा तो पहले रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसको हम लोग लिखेंगे। दो रिएक्टेंट के बीच में या प्रोडक्ट के बीच में हम लोग प्लस का साइन देंगे और
हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का निशान, एरो का सिंबल देंगे, और एरो जो इनिशिएट होगा रिएक्टेंट से और फिनिश्ड होगा प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, और ये पता हो जाने के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives quicklime and CO2। तो हम लोगों को क्विक लाइन दे रहा है और CO2 दे रहा है, तो हम लोगों को अब इसका क्या होना चाहिए पता, हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, तो हीट कीजिए, एरो पे जो भी हम लोग प्रोसेस करेंगे उसको एरो के ऊपर लिखते हैं जो कंडीशन रहेगा। तो हम लोगों को रिएक्शन का जो भी कंडीशन होता है हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो हम लोगों को क्या देता है, क्विक लाइन। क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO और देता है CO2। हम लोगों को ये रिएक्शन हो गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अब देखिए रिएक्टेंट एक ही था तो इधर एक ही लिखे, और प्रोडक्ट 2 दे रहा है तो प्रोडक्ट 2 दे रहा है तो 2 के बीच में प्लस का साइन दिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों को अब बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। हाँ, रिएक्शन का जो भी कंडीशन दिया रहेगा, जैसे हीट करना, डिकम्पोज करना, कोल्ड करना, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा अगर दिया रहे तो उसको हम लोग एरो के ऊपर लिखेंगे जो भी होगा। अब हम लोग बैलेंसिंग थोड़ा सा जान लेते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो बैलेंसिंग अगर करना हो तो हम लोग सबसे पहले एटम को इक्वलाइज करेंगे। बैलेंस करने का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज to avoid the violation of law of conservation of mass, that is law of conservation of mass कहता है the total mass of total mass of reactant becomes equal to total mass of product during केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो मास का ना क्रिएशन होगा ना ही डिस्ट्रॉशन होगा। ठीक है, मास जो भी रिएक्टेंट का रहेगा आप बिफोर द रिएक्शन, वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट का एटम हम लोग इक्वलाइज करेंगे। जैसे हम लोगों को एक एग्जांपल है बैलेंसिंग के लिए, H2 प्लस Cl2 ये बना रहा है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसमें हम लोगों को सबसे पहली बात प्रोडक्ट में देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितना है। हाइड्रोजन का एटम यहाँ 1 है, क्लोरीन का एटम 1 है, क्योंकि इसके आगे जो है वो सफिक्स क्या है 1 है, और पीछे भी सफिक्स 1 है, मतलब नंबर ऑफ एटम 1 है। जैसे यहाँ पे पीछे में क्या है 2 लगा हुआ है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ एटम क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे 2 लगा हुआ तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट में क्या हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में 1 ही है, तो इसको में ही 2 कर दीजिए। 2 करने के लिए आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे आगे से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर में जो चेंज होगा सिर्फ आगे होगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो 2HCl, अब 2 हो गया क्या, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। उसी प्रकार H2 प्लस O2 और ये बना रहा है H2O। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। अब इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन को 2 कीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम यही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर तो कर नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन अब 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोगों को हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। जैसे ऐसा रहे, जैसे Zn प्लस HCl और ये दे रहा है ZnCl2 और प्लस H2। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है, Zn कितना है 1 है, यहाँ क्या हाइड्रोजन कितना है 1 है और क्लोरीन कितना है 1 है, और यहाँ जिंक कितना है 1 है, जिंक जितना है उतना ही है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन हम लोगों को इधर 2 है और इधर कितना है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन भी इधर क्लोरीन ऑलरेडी 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर ऐसा रहे, जैसे Fe प्लस H2SO4 ये बनाता है FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस, अगर ऐसा बनाया प्लस H2 गैस दिया। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, SO4 कितना है इधर 3 है, और Fe कितना है 2 है, यहाँ पे SO4 कितना है हम लोगों को 1 है, और H2 कितना है 2 है, हम लोगों को कितना है Fe कितना है 1 है। अब देखिए Fe इधर 2 है तो 2 कीजिए। अब SO4 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 करने के लिए 3 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया हम लोगों को, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, अब बैलेंस हो गया हम लोग। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इजिली बैलेंस कर लेंगे कोई भी केमिकल इक्वेशन को, और हम लोग उसका, तो ये हम लोगों को था केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और हम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, फिर हम लोगों को स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग इसके बेस्ड अगले दिन हम लोग केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कैसे उसका हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।